एक महान हस्ती जिसने भारत में किसानों के लिए संघर्ष किया और अपने घर को त्याग कर समाज के प्रति, समाज कैसे उन्नत हो, स्वयं तो वो एक धार्मिक तौर पर भगवा वस्त्र धारण कर लिए थे, लेकिन किसानों की चिंता भी एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योगदान उनके जीवन में था। और स्वामी सहजानंद जी के अथक प्रयास से कई साथी ने आपको बताया किस तरह अंग्रेजों के समय, अंग्रेजी हुकूमत के समय भारत के किसानों के चेहरे पर खुशी आ सके, इसका प्रयास करने का काम किया। और इसका सीधा आप देखते हैं कि जिस तरह बिहार जैसे राज्य में जमींदारी शब्द ही खत्म हो गया, श्री बाबू के शासन काल में ही इस प्रदेश में जमींदार शब्द ही हमारे यहाँ नहीं रहा। हमारे यहाँ किसान आगे बढ़ रहे और किसान समृद्धि की ओर जाने लगे। और स्वाभाविक है, बाद के कालखंड में क्या हुआ उस पर बहुत विचार नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरा मानना है कि जिस प्रदेश में किसानों की समस्या को लेकर स्वामी सहजानंद जी ने पूरे लोगों को जागृत करने का काम किया, उत्तर प्रदेश से आकर उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ व्यक्ति बिहार जैसे राज्य को उन्नत करने में लग गया हो। और जबकि आप स्वयं जानते हैं कि आजादी के पहले 567 रियासत में पूरा भारत बटा था, और इस भारत को जोड़ने का काम शुरू किया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से चलकर आकर इस पूरे मगध के इलाके में पूरी तरह किसानों को जोड़ने का प्रयास शुरू किया और उनके चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास किया। आप सोचिए कि उस जमाने, आज तो कुछ समृद्धि भी है हम लोगों के बीच में, सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, यातायात भी है। ये बदलता हुआ बिहार आपको दिखता होगा, बदलता हुआ भारत दिखता होगा। लेकिन आज से 75 वर्ष पहले जिस राज्य में सड़क नहीं था, पानी नहीं था, बिजली नहीं था, उस प्रदेश के किसानों की चिंता करने के लिए किसी दूसरे राज्य से चलकर और यहाँ पर किसान आंदोलन खड़ा करना, किसानों की समस्या को सुनना, ये सिर्फ स्वामी सहजानंद जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। जैसा कि बताया गया कि इनके जीवन के ऊपर उपलब्ध जो चीजें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी कैलाश जी बता रहे थे कि अगला 3 दिन तक, एक दिन और कल ही शुरू हुआ है और अगले 2 दिन तक एग्जीबिशन भी चलने का काम करेगा और उसको डिजिटल भी करने का काम बिहार की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जरूर आग्रह करूंगा इस ट्रस्ट के माध्यम से कि आप लोगों को और लगता है कि यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी हो या और भी किन चीजों को स्थापित करने की जरूरत है, तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करके यहाँ स्थापित करने का काम किया जाए। क्योंकि हमारे पूर्वज जिन्होंने इस बिहार की कल्पना की, भारत की कल्पना की और किसानों की चिंता की, आप किसी दूसरे राज्य में चले जाइए, आज भी मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, आपको वहां पर आपको जमींदारी कंसेप्ट दिखेगा। मैं तो जब पहली बार चुनाव लड़ रहा था तो मैं तो, क्योंकि हमारे यहाँ जमींदारी का कंसेप्ट बड़ा स्पष्ट है, 37 एकड़ से अधिक किसी को, एक व्यक्ति को हो ही नहीं सकता है। और हम लोग जब देखने जाते थे, क्षेत्र में घूमते थे, तो कुछ लोगों को हमारे ही समाज में लोग कहते थे वो लोग जमींदारी कंसेप्ट के लोग हैं। और जब मैं पूछता था कि आपके पास जमीन कितना है, तो कोई ये नहीं बता पाता था कि 40 एकड़ भी हमारे पास जमीन है। लेकिन हम दूसरे राज्य में देखते हैं, यदि श्री बाबू ने
यह तत्कालीन सरकारों ने यदि उस समय जमींदारी कानून लाकर बिहार में जमींदारी प्रथा को खत्म नहीं किया होता, तो आज जिस तरह दूसरे प्रदेशों में आप जाएंगे तो देखेंगे कोई राजा मिलेगा जिसके पास 5 एकड़ जमीन है, किसी के पास 3000 एकड़ जमीन है। लेकिन बिहार में क्योंकि स्वामी साजानंद जी का आशीर्वाद था और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबू का आशीर्वाद था, बिहार में कोई भी व्यक्ति आपको जमींदार नहीं मिलता है, सब किसान ही मिलते हैं। इसलिए मैं तो आपकी पूरी बात से सहमत हूं। विजय बाबू ने इशारा में ही आपको समझाया और सत्यजीत जी और तमाम टीम को मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार की सरकार के द्वारा भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सिविल एविएशन मिनिस्टर से भी बात करके कोशिश करूंगा कि बिहटा एयरपोर्ट जो हम बना रहे हैं इसका नामकरण में स्वामी साजानंद जी का नाम आभार प्रकट करना नहीं भूलेंगे वाल्टर हाउजर जी के प्रति, जो उनके यहाँ पर परिजन और उनके पढ़ाई लिखाई या वो जो प्रोफेसर थे उनके साथ जो लोग काम कर चुके हैं और जिनकी वजह से ये सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम वाल्टर हाउजर जी भले दिवंगत हो गए हैं, लेकिन उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करना चाहते हैं। और दोनों आयोजक जो हैं डॉक्टर सत्यजीत जी और कैलाश झा जी, हम क्या कहें, ये लोग तो खुद अपने आप में एक अति संतुलित व्यक्तित्व जो होता है। डॉक्टर साहब को देख लीजिए, अपने पेशे में उतने ही निपुण हैं, अपने पेशे में अस्पताल प्रबंधन में भी इतने ही निपुण हैं, देख लीजिए रूबन हॉस्पिटल को, और सामाजिक सरोकार भी उतने ही मजबूती से निभाने में भी इनका कोई जोड़ा नहीं। चाहे सीताराम आश्रम हो या कहीं सामाजिक कोई सरोकार हो, डॉक्टर साहब उतने ही मुस्तैद रहते हैं। और अभी कह रहे इन्हीं के माध्यम से हम इस आश्रम में या इनसे जुड़े कई कार्यक्रम पटना में भी इन्होंने किया है, हम लोग उसमें भी शामिल होते रहे। और कैलाश झा जी की तो बात ही मत पूछिए, इनका वाल्टर हाउजर जी से संपर्क, नजदीक और साथ काम करना ही जरिया बना वाल्टर हाउजर जी के यहाँ आने। यह सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से यहाँ के पांडुलिपियों या जो बहुत ही रेयर दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स थे, जिनको वाल्टर हाउजर जी ने सुरक्षित रखने के लिए यहाँ से अमेरिका लेके गए, उस बीच में इस देश में अचानक क्या क्या हंगामा हो गया, जो वो जबरदस्ती लेके चले गए, जैसे कोई गैर कानूनी काम करके चले गए। बहुत ही समझिए कि अकारण अशोभनीय वातावरण बन गया। और आज कैलाश झा जी का वाल्टर हाउजर से यूएस में जाके संपर्क करके स्वामी जी पर जो शोध और अनुसंधान चल रहे थे उससे जुड़ना, यही न सिर्फ कारक बना कि आज जो दस्तावेज इस आश्रम से वाल्टर हाउजर जी अमेरिका लेके गए थे सुरक्षित रखने के लिए, वो उन्होंने वहां सुरक्षित भी रखा। और कैलाश झा जी और सत्यजीत जी के प्रयास से वो दस्तावेज उसी सुरक्षित रूप में आज फिर से इस आश्रम में यहाँ उपस्थित हो गया है। ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए हम इन दोनों लोगों को बधाई देते हैं कि भाई न जाने दशकों पहले क्या क्या बातें इस देश में चल रही, लेकिन ये इनके संपर्क में न सिर्फ इस भ्रम को मिटाया, बल्कि इस देश में स्वामी जी से जुड़े जो मूल दस्तावेज थे उनको फिर से इस आश्रम में लाकर स्थापित कर दिया। आज हम लोग भी अभी देख के आए और अभी आपको बता रहे थे, सब लोग जाने से पहले जाके जरूर देख लीजिएगा। और स्वामी जी की तो बात ही निराली। अभी बता रहे थे कि ऐसा व्यक्तित्व जो अपने आप में स्वामी भी हो,
और किसान के लिए आंदोलन भी करने वाला हो, ऐसा देश और दुनिया में नहीं मिलता है।